नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ साक्षी केसरी। धामी की ताजपोशी, जी हां, पुष्कर सिंह धामी को आज दूसरी बार सीएम पद की शपथ दिलाई जाएगी। देहरादून के परेड ग्राउंड में उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। समारोह में पीएम मोदी सहित भाजपा के दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित भाजपा के तमाम दिग्गज नेता शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी बनेंगे। धामी को उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। सूत्रों की माने तो धामी के अलावा 10 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जा सकती है। इसके बाद इनके विभागों का बंटवारा किया जाएगा। उत्तराखंड में बीजेपी ने जीत दर्ज कर इतिहास रचा है। सत्तारूढ़ दल को लगातार दूसरी बार सरकार बनाने का मौका राज्य में पहली बार मिला है। इसके पहले चुनाव बाद सरकारें बदलती रही हैं, लेकिन एक बार फिर से बीजेपी को मौका मिला है सरकार बनाने का। राज्य में परेड ग्राउंड में दिन के 2:30 बजे आज धामी का शपथ ग्रहण होगा। इसके लिए परेड ग्राउंड में भव्य तैयारियां की गई हैं। तमाम दिग्गज नेता का जमावड़ा भी आज लगने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, तो वही बीजेपी के दिग्गज नेताओं को भी लोग देख पाएंगे परेड ग्राउंड में। एक बार फिर से केंद्रीय नेतृत्व ने पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा जताया है। हालांकि पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट खटिमा से हार गए थे, लेकिन उसके बाद भी चूंकि उनका नेतृत्व जो रहा है विधानसभा चुनाव में, जिस तरीके से वो युवाओं और महिलाओं को लेकर के उन्होंने बात रखी और कहीं ना कहीं बीजेपी की जो जीत हुई, 47 सीटें बीजेपी के खाते में गई, उसको देखते हुए बीजेपी ये मानती है कि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ही जीत हासिल हुई है और इसी वजह से सीएम एक बार फिर से चुने गए हैं पुष्कर सिंह धामी। हमारे रिपोर्टर देहरादून से जुड़ गए हैं सौरभ भाटिया। सौरभ, चूंकि भव्य तैयारियां आज परेड ग्राउंड पर की गई हैं, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि तैयारियां क्या पूरी कर ली गई हैं? जो तमाम दिग्गज नेता पहुंचने वाले हैं, कब तक उत्तराखंड पहुंच जाएंगे? क्योंकि दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं। ऐसे में तैयारियां किस तरीके से देखी जा रही हैं? साक्षी, तैयारियां लगभग जो है पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर बाकायदा जो है टीमें तैयार हैं। भाजपा के तमाम बड़े नेता जो है इस समय एयरपोर्ट पे मौजूद हैं। 1 बजे लगभग जो है योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड में होंगे। पहले वो एयरपोर्ट पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से जो है कार्यक्रम स्थल पर ठीक 1:30 बजे वो पहुंच जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का जो कार्यक्रम है वो लगभग जो है 2:20 का है। उसके बाद जो है शपथ ग्रहण का कार्यक्रम जो है शुरू होगा। राज्यपाल गुरमीत सिंह पुष्कर सिंह धामी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इसके साथ ही 10 से ज़्यादा मंत्रियों को, यानी कि लगभग 10 मंत्रियों को आज जो है पुष्कर सिंह धामी के साथ जो है शपथ ग्रहण करवाया जाएगा, जिसमें युवा चेहरों को लेकर जो है बाकायदा जो चर्चा है वो दिखाई भी दे रही है। कि जिसमें सौरभ बहुगुणा की बात की जाए, चाहे वो विनोद कंडारी की बात की जाए या फिर ऋतु खंडूड़ी की, इन तमाम लोगों को, यानी कि नए चेहरे, इनको इस समय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। हालांकि जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि अभी तक किसी को फोन नहीं गया। सिर्फ जो है जो 4 पुराने मंत्री हैं, जो पूर्व सरकार में मंत्री रहे, उनको फोन जरूर चला गया, लेकिन उसके अलावा की अगर बात की जाए तो उनको अभी तक फोन नहीं किया। लिहाजा अब जो है वो उस फोन का इंतजार है जो पार्टी संगठन की ओर से आना है, जो मुख्यमंत्री कार्यालय से आना है, कि किन किन मंत्रियों को जो है शपथ दिलाई जाएगी। जी सौरभ, चूंकि मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचने वाले हैं और ये भी संभावना है कि 10 मंत्री भी पुष्कर सिंह धामी के साथ के बाद उनकी शपथ लेने के बाद शपथ ले सकते हैं। उन 10 मंत्रियों में से आप जैसा कि बता रहे हैं कि पुराने चेहरों पर इस बार कम भरोसा किया गया है। कुल कुछ ही संख्या में आप बता रहे हैं कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, लेकिन जो इस बार नए चेहरे होंगे वो कौन कौन से नाम होंगे, संभावना क्या है? बिल्कुल, देखिए, नए चेहरों की अगर बात की जाए तो देवप्रयाग से जो विधायक हैं विनोद कंडारी, उनका नाम जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोटद्वार से विधायक हैं, महिला हैं, जिनका जो है मुख्यमंत्री की रेस में जिनको बताया जा रहा था, ऋतु खंडूड़ी, वो जो है इस समय शपथ ले सकती हैं। इसके साथ ही सौरभ बहुगुणा जो सितारगंज से हैं और एक बेहतर बैकग्राउंड की अगर बात की जाए तो विजय बहुगुणा के सुपुत्र हैं, उनको जो है इस समय कैबिनेट में जगह मिल सकती है। तो ये 3 चेहरे ऐसे हैं फिलहाल जिन सीटों पर जो ये कहा जा सकता है, चाहे वो हरक सिंह रावत की सीट खाली हुई हो, या फिर यशपाल आर्य, या फिर यतीश्वर आनंद की, ये तीनों
तीनों कैबिनेट मंत्री थे जो फिलहाल जो है इस समय 2 पार्टी में नहीं है और एक जो है चुनाव हार चुके थे, यानी कि 3 चेहरे ये हैं जिनकी जगह पर इनको एडजस्ट किया जा सकता है। बाकी चेहरों पर अभी मंथन का दौर जो है चल ही रहा है, क्योंकि 70 पार का जो फॉर्मूला है भाजपा का, उसमें जो है 3 मंत्री ऐसे हैं जिनका इस समय जो है उनको कैबिनेट में जगह नहीं मिल सकती, चाहे वो सतपाल महाराज की बात की जाए, बंसीधर भगत की बात की जाए या बिशन सिंह चुफाल। इन पर जो है अभी भी कुआसा छाया हुआ है और जल्दी ये कहा जा रहा है कि ये भी हट जाएगा, क्योंकि अब जब जो है सीएम कार्यालय से जब फोन जाने शुरू होंगे तो पता लगेगा कि आखिरकार किन मंत्रियों को इसमें जगह दी जा सकती है। तो कई और नए चेहरे, यानी कि युवाओं को इस बार जो है कैबिनेट में जगह मिल सकती है। जिन 10 चेहरों की बात की जा रही है उसमें अरविंद पांडे का नाम जो है माना जा रहा है कि उनको लगभग जो है मंत्री बनाया जा सकता है। इसके साथ ही नए चेहरों के रूप में उमेश शर्मा काऊ का नाम दिखाई दे रहा है, चंदन रामदास दलित चेहरे के रूप में जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं, रेखा आर्य को जो है जगह मिल सकती है। तो ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जिनको जो है जिन पर मंथन भी हो रहा है और इनको जो है कैबिनेट में जगह दी जा सकती है इस बार। जी सौरभ, ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि परेड ग्राउंड की तैयारियां आप बता रहे हैं कि लगभग पूरी हो गई है, तो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था कैसी रखी गई है? वीआईपी लोग तो पहुंच ही रहे हैं, वहां आम जनता भी पहुंचेगी, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? देखिए, प्रधानमंत्री का जो प्रोटोकॉल होता है उसमें 3 लेयर सिस्टम होता है। 3 लेयर सिस्टम का जो है पूरी तरीके से अनुपालन जो है पुलिस विभाग के द्वारा कराया जा रहा है। लगातार जो प्रशासन के द्वारा जो चौकसी बरती जा रही थी, जगह जगह जो है सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए। इसके साथ ही आने जाने वालों पर विशेष नज़र रखी जाएगी। इसके साथ ही जो चेकिंग पॉइंट है वो 3 जगह पर अलग अलग तरीके से बनाए गए हैं, जिससे जो है 3 लेयर चेकिंग होने के बाद ही जो है परेड ग्राउंड तक कोई पहुंच पाएगा। लिहाजा जो है इसको लेकर बाकायदा सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामात पुख्ता कर लिए गए। एसपीजी जो है बाकायदा ग्राउंड को अपने कब्जे में लिए हुए और बाकायदा वहां पर जो भी लोग आएंगे उनकी देखरेख में जो है वहां पर पहुंच सकेंगे। जी सौरभ, कोविड को लेकर के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको किस तरीके से वहां पर फॉलो किया जाएगा? और जैसा कि आप बता रहे हैं कि सुरक्षा के तो पुख्ता इंतजाम है, लेकिन कोविड के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? देखिए, क्योंकि कोविड को लेकर बाकायदा एक नॉर्म्स बना हुआ है, प्रोटोकॉल है, जिसमें मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग जो है लगातार लोगों से करने की अपील भी की जा रही है। और बाकायदा सरकार की ओर से जो दिशा निर्देश है उसमें भी जो ये कहा गया है, भाजपा संगठन ने कोविड प्रोटोकॉल पालन कराने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की बात जरूर कही थी, लेकिन हाँ, ये ग्राउंड में पता लगे कि कुछ देर बाद जब जो है शपथ ग्रहण का कार्यक्रम शुरू होने होगा, जब लोग जो है वहाँ पहुँचने लगेंगे कार्यक्रम स्थल पर, हकीकत तभी बेहतर बताई जा सकेगी। क्योंकि अभी जो है फिलहाल ग्राउंड खाली है, वहाँ पर जो है पुलिस की चौकसी दिखाई दे रही है और तमाम जो राजनेता हैं, जो भाजपा के जो बड़े नेता हैं, वो वहाँ का मौका मुआयना कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पर लोगों के आने के लिए जो व्यवस्था और बेहतर की जा सकती है। जी सौरभ, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। आगे चर्चा में हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, अभिमन्यु कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के। सर, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। तो वहीं सूरत सिंह नेगी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं। सर, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। शुरुआत सबसे पहले अभिमन्यु कुमार जी आपसे ही करना चाहूंगी, क्योंकि आज धामी जी की ताजपोशी होनी है। हालांकि बहुत सस्पेंस रहा मुख्यमंत्री पद को लेकर के। 10 मार्च को ही नतीजे घोषित हो गए थे और मुख्यमंत्री पद को लेकर के जिस तरीके का सस्पेंस बना रहा, अब जाकर के वो क्लियर तस्वीर आ गई है। लेकिन मंत्रिमंडल को लेकर के अभी भी तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। बता पाएंगे कि कौन कौन से विधायक हैं? क्या पुराने चेहरों को ही इस बार मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा? कुछ नए चेहरे नजर आएंगे? कैसा स्वरूप होने वाला है मंत्रिमंडल का? कौन होगा, कौन नहीं होगा, ये तो आपको शपथ ग्रहण के समय ही पता लगेगा। क्योंकि जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी का तो ये मानना है जो भी जनप्रतिनिधि है वो सभी सक्षम होते हैं, जिसको अवसर मिलता है वो अपने हिसाब से वो काम करता है, अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करता है। तो उससे जहाँ स्टेट को फायदा होता है उसको व्यक्ति का भी फायदा होता है। तो बेसिक लाइन हमारी ये होती है। लेकिन अब 47 विधायक हमारे जीत कर आए जनता के आशीर्वाद से, और कैबिनेट 12 की होती है मैक्सिमम, उसमें एक मुख्यमंत्री हो गया, तो 11 को स्थान मिलने वाला है। अब इसमें जो ये सारा पार्टी हाईकमान जो है अपने सभी प्रमुख नेताओं से चर्चा करते हैं, विधायकों से चर्चा करते हैं, सारा उनका देख रेख। क्योंकि एक्चुअली ये सत्ता जो जनता ने हमको दी है, ये हम उसके क्राइटेरिया पर खरा उतर सके, उस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल में गठन किया जाता है। सर, लेकिन देखिए अमूमन यही देखा जाता है ना कि मंत्रिमंडल का जब गठन होता है तो जो जनप्रतिनिधि जाति विशेष समुदाय को भी ध्यान में रख करके उन्हें मंत्री बनाया जाता है, या इसलिए भी रखा जाता है क्योंकि जनता ने उन्हें चुना है। तो किन बातों को ध्यान में रख करके बीजेपी इस बार
उत्तराखंड में मंत्रिमंडल का विस्तार करेगी? सामान्य रूप से जो राजनीतिक परिदृश्य चला है, जो वो आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी जो हमारा आजादी के बाद का जो कार्यकाल रहा है, मंत्रिमंडल लगातार बनते रहे हैं, तो उनमें ये बातें जरा हावी हुई हैं, लोग इस प्रकार का सोचना शुरू कर दिया। लेकिन इसी राजनीति के चलते चलते भाजपा भी इसमें से उभरी है, और आपने देखा होगा कि हम राजनीति को लोक कल्याणकारी बनाने की दिशा में जो जितना भी संभव उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, और हम उसमें सफल भी हो रहे हैं। जैसे अभी तक सामान्य हमारे यहाँ पर मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी है। 55 साल तक उसने यहाँ पर शासन किया, उत्तराखंड में भी शासन किया है, और उत्तराखंड में उनका अपना बेस भी है थोड़ा बहुत अभी जो बचा है। लेकिन उनकी राजनीति शुरू से लेकर आखिर तक अगर उसको एक लाइन में, एक शब्द में समेटा जाए तो परिवारवादी राजनीति है, यानी परिवार के लिए समर्पित राजनीति। अब इसमें भाजपा ने इसमें काफी परिवर्तन किया, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस। हम धीरे धीरे उस पर आए हैं, और अभी जो ये जो नया सेशन पार्लियामेंट सांसदों का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने संबोधित किया है, उन्होंने इसको कैटेगरली और डिफाइन कर दिया है। स्पष्ट रूप से सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए कहा है, अगर किसी सांसदों के बच्चों को टिकट नहीं मिले तो उसका जिम्मेवार मैं। ऐसा स्पष्ट रूप से बोला गया। तो ये हमारी दिशा तय करता है कि हम दिशा, हमारी भाजपा की दिशा, राजनीतिक दिशा किस दिशा में जा रही है, परफॉर्मेंस ऑफ पॉलिटिक्स। तो इस पर हमारा सारा जोर है। उसी हिसाब से जो हमारे विधायक जनता ने भेजे हैं, उनमें से मौका मिलेगा। तो ऐसी कोई विशेष बात नहीं, सब लोग, विधायक का भी अपनी जिम्मेदारी कम नहीं होती है, तो जनप्रतिनिधि होता है। जो सरकार काम करती है उसको अपने क्षेत्र में उसका इम्प्लीमेंटेशन कराना, उसकी मॉनिटरिंग करना, और उसके समय समय पर सरकार को सुझाव देना, सरकार की दिशा को ठीक रखना, ये जनप्रतिनिधि का काम होता है। काम कम नहीं है, लेकिन अब संविधान की सीमा है कि 15% से बड़ा मंत्रिमंडल हो नहीं सकता, और ये शायद ठीक भी है। तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है, जो भी होगा अभी शपथ ग्रहण के समारोह से आपको पता लग जाए। ठीक है। सूरज सिंह नेगी जी, अब चूंकि प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, पुष्कर सिंह धामी एक बार दूसरी बार सीएम के लिए उनका आज राजतिलक होने जा रहा है। क्या मानते हैं कि अब पुष्कर सिंह धामी के सामने क्या क्या चुनौतियां होंगी? क्या मानते हैं कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिस पर अब फोकस करना होगा धामी सरकार को? धामी जी को जो है इस कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। और कांग्रेस प्रदेश में एक प्रमुख विपक्षी दल है जी, और कांग्रेस चाहती है कि जो हमारे उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, पलायन है, जंगली जानवरों से लोगों की सुरक्षा का प्रश्न है, ये जो मुद्दे हैं, परिसंपत्तियों का बंटवारा है, ये सारे मुद्दों का समाधान हो और उत्तराखंड के लोगों के चेहरों पर खुशहाली आए, ये कांग्रेस जो है नई सरकार से उम्मीद करती है कि नई सरकार ने जो वादे किए हैं 2017 में और 2022 में जो इनके द्वारा वादे किए गए हैं उत्तराखंड की जनता से, उन वादों को पूरा करने का काम धामी जी की ये सरकार करेगी। परंतु जिस प्रकार से नेता सदन चुने जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में नाराजगी देखी गई है, और जो भारतीय जनता पार्टी ने एक हारे हुए सिपाही को जो है प्रदेश की कमान दी है, उससे जो है इनके पार्टी के अंदर असंतोष है। अब अजय भट्ट जी नेता प्रतिपक्ष थे और प्रदेश अध्यक्ष भी थे, वो भी जो है पूरी सरकार को जिता के लाए थे, उनको भी नहीं मौका दिया गया। तो उनके अंदर भी कहीं ना कहीं टीस अब उमड़ने लगी है कि मैं भी तो जिता करके लाया था, मैं भी तो खुद हार गया था परंतु सेना को जिता करके लिया था। तो इस प्रकार के जो विरोधाभास हैं, जो अंतर्द्वंद है इनके यहाँ, उसमें नहीं लगता कि कहीं जो है धामी जी निष्कंटक होकर के जो है काम कर पाएंगे, और इनके यहाँ जो है गुटबाजी जो है प्रदेश को कोई राहत देगी, ये ऐसा लग नहीं रहा है। परंतु आज खुशी का मौका है, वो 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं। हमारी उनके साथ में शुभकामनाएं हैं कि वो एक कुशल प्रशासक की तरह, और जो जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने वायदे किए हैं, उन वादों को पूरा करने का वो काम करें।
जी, अभिमन्यु जी क्या कहेंगे? देखिए विपक्ष के अभी से ही ये सवाल देखिए शुरू हो गए हैं कि चूंकि धामी जी अपने सीट को नहीं बचा पाए, वहां से उन्हें हार मिली, लेकिन फिर भी उनको प्रदेश का कमान दिया जा रहा है। क्या लगता है आपको कि ये 5 साल किस तरीके से विपक्ष इसी तरीके से इस मुद्दे को लेकर के चलता रहेगा, या फिर धामी जी कुछ कमाल दिखाएंगे? जब नेगी जी को मैं थोड़ा ध्यान से सुन रहा था और उनकी बातें सुनकर मैं असमंजस में पड़ गया। ये भाजपा, वैसे तो उन्होंने अपने हिसाब से भाजपा की बुराई के रूप में ये सारे बातें रखे हैं, पर मेरा ये कहना है, जहाँ तक मैं जितना मैं भाजपा को जानता हूँ और समझता हूँ, तो ये तो भाजपा की खूबी है। यहाँ पर कोई भी कार्यकर्ता को कोई भी जिम्मेदारी दी जा सकती, कभी भी दी जा सकती है। तो इसमें उनको हैरानी इसलिए होती है क्योंकि रूटीन और जो मैंने कहा ना, राजनीतिक परिदृश्य बदला है और हम बदल रहे हैं। तो हमारे यहाँ देखिए, हमने जिसको भी हम मैंने सब जनप्रतिनिधि इक्वली गुड है। लेकिन अभिमन्यु जी देखिए, अभी शपथ ग्रहण हुआ भी नहीं और विपक्ष सवाल खड़े करना शुरू कर चुका है मुख्यमंत्री को लेकर के। दायित्व है और इस प्रकार से देखिए, आलोचना करें उसका स्वागत है, अनर्गल आरोप जब लगाते हैं तब जनता भी इससे नाराज हो जाती है। तो अभी तक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नेगी जी ने अभी तो कोई ऐसा आरोप तो लगाया नहीं। हाँ, उनकी अपेक्षाएं हैं और जो उन्होंने कहा है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जनता के सामने है। आज से थोड़ी, हम तो 2014 से तो स्पष्ट रूप से हम चल रहे हैं, तो इन सभी मुद्दों पे काम हो रहा है और इनके साथ साथ तेज गति से भारत का विकास हो रहा है। यहाँ पर जो सब यानी कोरोना महामारी, 2 साल तक कोरोना महामारी से पीड़ित रहा हमारा देश, पूरी दुनिया पीड़ित थी। उसके बावजूद भारत परफॉर्मेंस कर रहा है, और कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है ये तो ये कोई कहने की बात नहीं है। पूरी दुनिया आज भारत की ओर देखती है, भारत के रूप को जानना चाहती है। अभी रूस और यूक्रेन से युद्ध हो रहा है, इसमें सारी दुनिया एक तरफ, भारत का सब वो क्वाड हो, अमेरिका, रूस हो, चाइना, सब यानी भारत की ओर देख रहे कि भारत का रुख क्या है, और भारत के से ही सबसे अपेक्षाएं भी है। तो इस प्रकार से जो भारत में एक भारतीय राजनीतिक परिदृश्य परिवर्तन आया, तो इसी कारण आया कि हमने कार्यकर्ताओं को तरजीह दी है। हर कार्यकर्ता को तरजीह दी है। हमारे हर कार्यकर्ता काम करता है, हर कार्यकर्ता हम विश्वास करते हैं और वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, इसलिए सारी चीजें संभव हो पा रही है। तो मुझको तो ऐसा कोई लगता नहीं। अभी आगे अब देखिए, आज अब ये मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत कैसे की है, जनता को आमंत्रित, उसका अभिवादन करते हुए उसको आज शपथ ग्रहण पर आशीर्वाद देने के लिए बुलाते हुए उन्होंने अपना संकल्प भी स्पष्ट कर दिया है, विकल्प रहित संकल्प। और क्या है वो? उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। बताइए, हम चाहेंगे इसमें हमारा कांग्रेस पार्टी भी एक प्रमुख विपक्षी दल के नाते सहयोग करे, ताकि देश गति से दिशा में आगे बढ़े। नेगी जी देखिए, विपक्ष में कांग्रेस होगी और ऐसे में आप लोग, जाहिर सी बात है, विधानसभा में मुद्दों को उठाएंगे जरूर, लेकिन क्या बार बार इसी चीज पर बात होगी? मुख्यमंत्री पद को लेकर के ही बात होगी या फिर मुद्दों पर भी बात होगी? क्योंकि देखिए, गुटबाजी तो कांग्रेस में भी कम नहीं है, ये भी शुरुआत से देखी गई और अभी भी है। देखिए, आज के वर्तमान दौर की जो राजनीति है उसमें ये इनकार नहीं किया जाता कि किसी भी पार्टी में गुटबाजी नहीं है, गुटबाजियां हैं। और आज जिस प्रकार से राजनीति का जो है पतन हो रहा है, जो है आज आप देखिए कि सदन के अंदर जो हमारे सदन होते हैं उनमें कितने लंबे समय तक चर्चा होती है। जो माननीय विधायक लोग चुन करके जाते हैं, उनका काम विधान बनाने का है, देश और प्रदेश के हालातों पर विचार करें, मंथन करें और उसके बाद मंथन के बाद अमृत निकालें। वो काम आज के समय में होता नहीं है। केवल सत्ता पक्ष का काम ये होता है, केवल विधेयक पास कराना, बिल पास कराना, वही रह गया है। और आज देश के अंदर हो या प्रदेशों में हो, इस प्रकार से हमारी राजनीति का स्तर गिर रहा है कि हम विपक्ष की आवाज को सुनना नहीं चाहते। और जबकि लोकतंत्र की खूबसूरती है, लोकतंत्र की मजबूती के लिए असहमति की आवाज को सुनना और उस पर अमल करना, वो जो है प्रजातंत्र की, लोकतंत्र की खूबसूरती है। परंतु आज धीरे धीरे अगर विपक्ष कोई सवाल खड़ा करता है तो उस पर तमाम प्रकार के लांछन लगा दिए जाते हैं और स्वस्थ राजनीति से पूरा जो हमारा परिदृश्य है, परिदृश्य से जो स्वस्थ राजनीति दूर होती जा रही है। और पक्ष विपक्ष इस प्रकार से व्यवहार किया जाता है कि जैसे ये कोई दुश्मन है।
अरे भाई, आप भी जनता की सेवा के लिए आए हैं, जी। विपक्ष भी जो है जनता की सेवा के लिए है। अगर आप विपक्ष की आवाज को नहीं सुनना चाहते, अगर विपक्ष के जो मुद्दे उठाता है उन मुद्दों पे स्वतंत्र रूप से बहस हो और बहस के बाद जो है निर्णय हो, तो बहुत अच्छा लगता है। जी, अभिमन्यु जी क्या कहेंगे? क्या विपक्ष की आवाज सदन में नहीं उठने दी जाती है? देखिए आरोप लगा रहे हैं नेगी जी। बातचीत चल रही है, पहले तो बातचीत हुआ गुटिया राजनीति पर बात की है। तो वास्तव में देखिए, राजनीति और सत्ता संघर्ष दोनों एक दूसरे के एनोनिमस है, यानी कि राजनीति, सत्ता संघर्ष का नाम ही राजनीति है। आखिर पक्ष विपक्ष क्या है? आखिर सत्ता संघर्ष के अनुसार होता है पक्ष विपक्ष। लेकिन लोकतंत्र में एक बढ़िया बात है कि जनता जिसको आशीर्वाद, जनता के बीच में जाते हैं, पक्ष हो या विपक्ष हो, और अपनी पॉलिसीज, अपने प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं, जनता तय करती है। तो इसको अब जैसे पक्ष विपक्ष में सत्ता संघर्ष है, ऐसी अब जो भी पार्टी है, कांग्रेस को नहीं भूलना चाहिए कि आज भी वो 2 स्टेट में राजनीति सत्ता में है, वो भूल जाते हैं। 55 साल आप भूल जाए कोई बात नहीं, उत्तराखंड में आप राजनीति में रहे कोई बात नहीं, लेकिन आज भी आप राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी शासन में है। तो जब भी कोई वो आलोचना करे, मैं आरोप की बात भी नहीं जा रहा हूँ, तो थोड़ा उधर भी देख लें कि भाई हमारा उस जो हम बीजेपी से अपेक्षा कर रहे हैं, उस फ्रंट पर हमारा क्या रोल है वहाँ पर। खैर ये दूसरी बात होगी, लेकिन जो गुटियाबाजी जो है, इसमें भी एक अंतर साथ में देखना चाहिए। क्योंकि सत्ता संघर्ष, राजनीति में सत्ता संघर्ष एक ही होना बड़ा नेचुरल है। तो अगर सत्ताधारी दल में भी सत्ता संघर्ष होता है तो कोई इसमें अस्वाभाविक बात नहीं है, लेकिन ये सब होता है, ये एक्चुअली लोक कल्याण के लिए अगर है कि हम अधिक से अधिक जनता की सेवा कैसे कर सके, और या हमको मौका मिले, तो इसके लिए अगर वो एक विभिन्न मर्यादा के अंतर्गत कुछ बात होती है, तो इसको गुटिया संघर्ष नहीं कहा जा सकता। ये लाइक पसंद नापसंद तो चलता है, लेकिन उसके बावजूद भी हर कार्यकर्ता को ये लगना चाहिए, हर जनप्रतिनिधि को लगना चाहिए कि भाई मेरी भी एक शासन व्यवस्था में महती भूमिका है। तो वो मिनिमाइज हो जाती है, वो फिर विभक्त रूप नहीं लेती। जैसे कि आज कांग्रेस का आज जो हाल है, मैं कहना नहीं चाहूंगा कि हालांकि अब उन्होंने शुरू किया कि G20 में जो असंतुष्ट नेता है, धीरे धीरे उससे बातचीत हो रही है। ये पहले भी हो सकती थी, लेकिन पहले क्यों नहीं हुई, ये तो वो ही बताएंगे। तो ये सब चीजें सत्ता में चलती हैं। अल्टीमेट क्या है कि आप जनता का विश्वास प्राप्त करने तक सफल होते या नहीं होते, वो केवल एक ही क्राइटेरिया। आप जनता को दोष, हम तो जनता के विवेक पर विश्वास करते हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस ने क्या माहौल बनाया यहाँ पर कि बस भाजपा तो जाने वाली, भाजपा तो जाने वाली, भाजपा तो जाने वाली। लेकिन क्या हुआ, प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने कहा कि भाई उत्तराखंड, अगला दशक उत्तराखंड का दशक है, उसको हम सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। और ऐसे नहीं बोला, इसलिए कह दिया पिछले 5 साल में जिस प्रकार से यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट के लिए काम हो रहे हैं, जनता के सामने है। हर क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ रही है, हर क्षेत्र में 1 लाख करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट आज उत्तराखंड में चल रहे हैं। छोटा सा स्टेट 1 लाख करोड़ कभी हमने सोचा भी नहीं, जनता ने सोचा भी नहीं होता। और इसको और तेज और बढ़ाना है, और तेजी से विकास करना है। क्योंकि हमारा मानना है कि देखिए, भारत जैसे देश में पर्यटन जो है एक प्रमुख उद्योग है जी। ये हमारे सारी मुसीबतों का पार पा सकता है, और उत्तराखंड तो उसमें विशेष है। यहाँ पर तो प्रकृति ने हमें इतनी नियामत बख्शी है कि पूछो मत। लेकिन क्या है कि अब जैसे होम स्टे योजना चलाई हमने, ठीक है अभिमन्यु जी, चूंकि अब चर्चा का जो चर्चा चल रही है, हमारी डिबेट चल रही है, वो समाप्ति की ओर है, समय हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिमन्यु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। सूरज सिंह नेगी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।